नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सत्यम गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ सत्यम संवाद द पॉडकास्ट शो में। दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा ना, आपके घर के अगल बगल बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि डेली ना अपने जॉब पे जाते हैं या अपने बिजनेस पे जाते हैं। मीन सुबह उठते हैं और जॉब पे जाते हैं, बिजनेस पे जाते हैं, शाम को आते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और पैसा कमाते हैं। बट कभी कभी उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है या कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है कि जितना उनका कमाया हुआ पैसा होता है वो सारा एक ही झटके में खत्म हो जाता है, या फिर कोविड जैसे कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं जहां पे उनका जितना रखा हुआ पैसा था वो सारा खाली हो जाता है और जिंदगी भर मेहनत करने के बाद भी वो एक बार फिर से जीरो पे आ जाता है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल इसलिए होता है क्योंकि आपने ना एक फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर रखी होती है, ना ही आपके पास कोई इंश्योरेंस प्रोडक्ट होता है जो कि आपको इस कठिनाई के समय पे आपकी मदद करेगा। तो दोस्तों, इसी के लिए मैं आपके बीच में आज लेके आया हूँ मिस्टर रजनीश गौर को, जो कि एक फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, जिनके पास मोर देन 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी है। वो आपको पूरी तरीके से गाइड करेंगे, पूरी तरीके से बताएंगे कि आपके लिए कौन से प्लान आपके लिए बेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि आज हमारे बीच में आ चुके हैं मिस्टर रजनीश गौर, जिनको 70+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल इंश्योरेंस सेक्टर में। तो चलिए आज के पॉडकास्ट सेशन स्टार्ट करते हैं मिस्टर रजनीश गौर के साथ। हेलो रजनीश। हेलो सत्यम जी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी हियर। तो जैसे देखिए, मैंने आपको इंट्रोडक्शन तो अपने व्यूअर्स को बताया थोड़ा बहुत कि आप किस फील्ड से हैं, बट मैं स्टार्ट करने से पहले ये जानना चाहूँगा कि आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें हमारी ऑडियंस को, जिससे उनको पता चले कि जिनके मुख से ये बातें वो सुन रहे हैं, जो उनको ये इंस्पायर करने वाली चीज़ें बताने वाला है, वो खुद क्या करता है। ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम रजनीश गौड़ है और अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन 17 साल के आसपास का मुझे फाइनेंशियल बैकग्राउंड का एक्सपीरियंस है, जिसमें आप सारे सेक्टर्स ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स ले सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं, शेयर मार्केट ले सकते हैं, इंडियन प्रॉपर्टीज ले सकते हैं, क्योंकि मैं एज अ फाइनेंशियल प्लानर वर्क करता हूँ। तो इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, मैंने अपना करियर 2007 से स्टार्ट किया था प्रॉपरली यहाँ से। तो म्यूचुअल फंड मेरा पहला बैकग्राउंड था यहाँ से। तो धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट मैंने अपना स्टार्ट किया था एक गुल्लक रख करके। उस गुल्लक में मैंने ₹1 रोज डालने का प्लान किया था कि मैं डालता हूँ, देखता हूँ मैं 30 दिन लगातार डाल पाता हूँ, क्योंकि पहला पैटर्न ये है कि आपकी हैबिट बननी चाहिए। तो हैबिट के लिए 2 महीने तक मैं पूरे 30 दिन लगातार पैसा उसमें डाल ही नहीं पाया। पॉकेट पे पैसे रहते थे, लेकिन ₹1, ईमानदारी हर चीज़ में ज़रूरी है। तो ₹1 मैं नहीं डाल पाता था, तो अगले दिन मैं ₹2 नहीं डालता था। तो पहले महीने मेरा ₹11, दूसरे महीने ₹17, तीसरे महीने स्टिक हो गया कि नहीं मुझे डालना ही है। रात में 12 बज जाता था तो भी मैं डालता था। तीसरे महीने जब मैंने गुल्लक अपना ब्रेक किया था तो ₹30 पूरे के पूरे महीने के थे। तो मुझे लगा ये मेरी हैबिट बन गई। उसके बाद से मैंने सबसे पहले SIP अपनी स्टार्ट की थी, वो ₹100 की थी, वो रिलायंस के किसी फंड में थी मनी की जी। वहाँ से मैंने अपना इन्वेस्टमेंट की करियर स्टार्ट किया। फिर मुझे लगा कि जो चीज़ मैं कर रहा हूँ अपने लिए, वो हैबिट औरों के लिए भी डालनी ज़रूरी है, क्योंकि मैंने एज अ प्रोफेशन लिया था, एज अ अर्निंग पर्पज से लिया था। फिर मैंने सोचा मैं हेल्प करूँ लोगों को फाइनेंशियल फील्ड में इन्वेस्ट करने की, गोल ओरिएंटेड सेविंग करने की, प्लस कहाँ पे नीड है फाइनेंशियल सिक्योरिटी की। इन सारी चीज़ों को जब मैं करता गया तो बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस मुझे मिले हैं जहाँ पे कहना तो नहीं चाहूँगा दुखद भी है, लेकिन प्राउड मोमेंट फील होता है कि किसी के परिवार को मैंने कुछ दिया है, उन्हीं के पैसे। बिल्कुल सही बात। देखिए, जैसे आपने बताया कि आप लोगों को ना इंश्योरेंस और फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट प्लान्स के बारे में अवेयर कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि एक छोटा अगर गाँव का किसान भी है, उसके पास में 2-4 बीघा जमीन है, तो वो बेच के वो भी अमीर बन जाता है। तो अमीर बनना बहुत आसान है, बट अमीर बने रहना और प्लस अपने फाइनेंशियल इमरजेंसीज को मीट करना, ये बहुत जरूरी है। तो जो मेरा आपसे दूसरा सवाल रहने वाला है वो इसी बारे में है कि आप क्या सोचते हैं कि आज की डेट में एक अच्छा इंश्योरेंस प्लान और इन्वेस्टमेंट प्लान होना एक किसी आम नागरिक के लिए कितना जरूरी है? देखिए, बहुत ज़रूरी है। अगर मैं बात करूँ इंडिया की, तो इंडिया में अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ेगा कि अवेयरनेस है लोगों की, लेकिन हैबिट नहीं है। हम लोग मार्केट में जाते हैं या कहीं हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं, यहाँ का ट्रैवलिंग का प्लान करते हैं, तो गूगल में हम लोग मीट आउट करते हैं कि कौन कौन से डेस्टिनेशन कहाँ हम टूर कर सकते हैं। लेकिन कितनी ऐसी गृहिणियाँ, हाउस वाइफ हैं जो अपने हस्बैंड से पूछती है कि तुमने फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए टर्म इंश्योरेंस लिया हुआ, जो आज की डेट में कहीं ना कहीं लैक ऑफ नॉलेज मैं नहीं कह सकता हूँ, अवेयरनेस भी है, डिमांड भी है। हम राशन में लिखते हैं, उसके बाद अपना राशन का वो पिटारा खोलते हैं कि अगले महीने में किस किस चीज़ की जरूरत है। हमने कभी उसमें इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं लिखा। बिल्कुल इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं देखा, क्योंकि देखिए होता क्या है कि जिस तरीके से हम लोग ट्रेडिशनल तौर पे चले आ रहे हैं, तो उसमें लोग क्या करते हैं ना कि जो चीज़ सामने दिख रही है कि जैसे लड़की की शादी करनी है, बच्चों की पढ़ाई, तो इकट्ठा किया, बट कोई ये सोचता ही नहीं है कि अगर हम बीमार पड़ गए या जो कमा रहा है वही बीमार पड़ गया तो किस तरीके से हमारा घर चलेगा।
तो अगर देखिए लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि उनको एक इंश्योरेंस प्लान बाय करना है, तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि लोगों को वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए कि एक अच्छा इंश्योरेंस प्लान ले जो उनके लिए काम भी आए, प्लस उनको अपनी इनकम के हिसाब से वो प्लान जो है वो अफोर्डेबल भी लगे। देखिए, मैं पहली चीज़ एक मिथ है वो मैं क्लियर कर देता हूँ आपको यहाँ पे कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री सरकारी और प्राइवेट नहीं होती, वो रेगुलेटरी बेस्ड चलती है। जैसे IRDA और RBI आपकी बैंक को गवर्न करती है, वैसे IRDA एक रेगुलेटरी तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री को कवर करती है। तो इंश्योरेंस में सबसे पहले इंसान को ये देखना चाहिए वो साल का कितना कमा रहा है, उसका एक मल्टीप्लायर लगता है वो सारी कंपनीज में। और IRDA की अगर मैं वर्ड के हिसाब से बोलूँगा तो इंश्योरेंस कंपनी में बीमा उस कंपनी का लेना चाहिए जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो सबसे बेहतर। ये आपको गूगल पे मिल जाएगा, आप गूगल पे इंस्टा क्लेम करके सर्च मारेंगे, जो भी बेस्ट कंपनीज होंगी वो आपके सामने रिफ्लेक्ट करेंगी। जो टॉप मोस्ट है आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, आपकी एलिजिबिलिटी आ रही है या नहीं आ रही है, बहुत सारे पैरामीटर होते हैं टर्म इंश्योरेंस लेने के। तो टर्म इंश्योरेंस आप जितनी कम एज में अर्निंग में आकर के आप ले लेते हो उतना सस्ता आपको टर्म इंश्योरेंस पड़ता है। 40-45 के बाद, कोविड के बाद से सबने देखा है कि किसी ना किसी को शुगर हो गई या BP का पेशेंट हो गया, तो वहाँ पे आप चैलेंजेस आ रहे हैं, टर्म इंश्योरेंस नहीं मिल पा रहे, बहुत कॉस्टली है। अच्छी कंपनीज उसको डिनाई कर देंगी नहीं, क्योंकि ये इनिशियल फेज है। जब आप कमाने आते हैं तो सबसे पहले सोचते हैं कि मैं कहाँ पे ऐसा करूँ कि आज जो मेरी कमाई आ रही है कल को अगर भगवान ना करे कोई ऐसी मिसहैपनिंग हो जाती है तो परिवार के पास पैसा कैसे आएगा जो मैं कमा के ला रहा हूँ। वो नीड सिर्फ इंश्योरेंस पूरी कर सकता है और अदर कोई नहीं पूरा नहीं कर सकता। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि मिस्टर रजनीश गौड़ जो है वो एक बहुत ही बड़ी इंश्योरेंस कंपनी के साथ इस समय एसोसिएटेड है। तो आपको नीचे उनका कॉन्टैक्ट डिटेल नंबर भी शो होकर आ रहा होगा। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है, अगर आप कोई भी डाउट है आपके मन में, तो आप डायरेक्ट उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो आपको पूरी तरीके से गाइड करेंगे। तो रजनीश जी, अगला सवाल जो मेरा आपसे वो है वो इसी से रिलेटेड में है कि आपने बोला कि आप एक फाइनेंशियल और इंश्योरेंस एडवाइजर है, तो लोगों को आप किस तरीके से बेनिफिट करते हैं? मीन्स देखिए, पॉलिसी आजकल पॉलिसी बाजार ऑनलाइन भी बेच रहा है, तो वहाँ जाके देखिए क्लेम करते हैं कि 200 रुपए मात्र में आप 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए। तो आज की डेट में एक लाइव इंश्योरेंस एजेंट जो कि फिजिकली लोगों से जाके मिलता है, उसका क्या रोल रह गया है? देखिए, उसका रोल ये रहता है, सबसे पहली चीज़ है जब हम ऑनलाइन कोई चीज़ परचेस करते हैं, आप क्लोथिंग या कपड़े भी आप ऑनलाइन परचेस करते हैं, एक्शन में वास्तविकता में वो क्या आ रहा है वो घर पे आने के बाद पता चलता है। हमने जो क्वालिटी देखी थी वो है या नहीं है, उसके बाद उसमें रिटर्निंग की पॉलिसी होती है। वैसे ही जब आप ऑनलाइन टर्म इंश्योरेंस लोग मंथली मोड में लेते हैं, पॉलिसी बाजार से ले लिया, अदर जगह से ले लिया, तो वहाँ पे आपको 15 दिन का फ्री कैंसिलेशन टाइम मिलता है, जो कि एक्शन में कैंसिल हो ही नहीं पाती है पॉलिसी। अब आपने एक बार प्रीमियम दे दिया, कोई आपसे पूछने आ रहा है या फाइनेंशियल एडवाइजर कोई आपसे कांटेक्ट कर रहा है, तो आप उसको सिर्फ ये क्या करके ट्रीट करते हैं, यार मेरे पास बीमा है, मेरे पास पॉलिसी है, या मैंने बहुत सारी पॉलिसीज ले रखी है। एक्चुअल में आपने रिस्क कवर कितना परचेस किया? जब हम इंश्योरेंस की बात करते हैं तो रिस्क कवर आपने कितना परचेस किया ही ये मैटर। आप प्रीमियम कितना दे रहे हैं वो मैटर नहीं करता, क्योंकि वो तो सारे रिटर्निंग पॉलिसी। बिल्कुल सही बात। उसमें ड्यूरिंग कैजुअलिटी आपके परिवार के पास पैसा कितना जाता है या किस कंपनी का आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखा है, ये मार्केट पे कंपेयर करना और एनालाइज करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए इंश्योरेंस का मेन मकसद ये होता है कि जब हमको जरूरत पड़े तो हमारे पास पैसा है और हम उसका काम कर पाए। बिल्कुल। तो देखिए, आजकल देखा होगा ना कि सबसे ज्यादा जो फ्रॉड हो रहा है वो इंश्योरेंस सेक्टर में ही हो रहे हैं। अभी मैं रिसेंटली एक सेमिनार के लिए गया हुआ था, तो वहाँ मैंने देखा कि थोड़ा सा रूरल एरिया था, तो वहाँ पे एक महिला मेरे पास आई, उन्होंने मुझसे बोला कि सर मैंने ना ये LIC की पॉलिसी ली हुई थी और एक एजेंट था जो मुझसे प्रीमियम लेने के जाता था। उसने मुझे पहले प्रीमियम की तो रिसिप्ट दी, उसके बाद से कोई भी प्रीमियम की रसीद उसने नहीं दी मुझे। और बाय चांस क्या हुआ कि तीसरे या चौथे साल में उनके हस्बैंड की पॉलिसी थी और वो एक्सपायर भी हो गए। वो मेरे सामने पॉलिसी लेके आती है और बताती है कि भैया वो देखिए पॉलिसी तो मेरे पास है, बट मैं जब कंपनी गई तो मुझे पता चला कि सिर्फ पहला प्रीमियम जमा हुआ था, बाकी के प्रीमियम उस एजेंट ने जमा ही नहीं किए। तो इंश्योरेंस एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे लोगों ने आज बहुत सारी ऐसी मतलब धांधली बना रखी है। तो जो मेरा अगला सवाल आपसे वो है कि लोग अगर कोई पॉलिसी बाय करना चाह रहे हैं तो वो कौन कौन से मिसकंसेप्शन है जो उनको अवॉइड करने चाहिए, और अगर वो किसी तरीके के पूरे ट्रैप से बचना चाहते हैं तो वो कैसे बच सकते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं बोलूँगा, जैसे आपने लाइफ इंश्योरेंस LIC का नाम लिया है, वैसे सिर्फ LIC नहीं है, फ्रॉड हर जगह हो रहा है। तो लोग काम करने वाले बहुत सारे, हमारे आपके बीच में भी बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो बोलते हैं सर लोन करा दीजिए, सिविल स्कोर बहुत खराब। क्यों सिविल स्कोर खराब है? कुछ लोगों के साथ में एक पॉइंट होता है कि उनके साथ में कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे बनने की नहीं पाए, कुछ लोग इंटेंशनली फ्रॉड करते हैं। तो जो इंटेंशनली फ्रॉड करते हैं वो आपको पहला तो ईमानदारी की रसीद आपको देंगे। बिल्कुल सही बात, क्योंकि पैसा आपका गया है। अगर आपको मंदिर जाना है, आप मंदिर के बाहर की दुकान से आपने मिठाई खरीद ली तो प्रसाद नहीं बनेगा जब तक आप मंदिर के अंदर लेके नहीं आए। बिल्कुल। वैसे ही इंश्योरेंस में अगर आपने कोई चीज़ बाय किया है तो सारी इंश्योरेंस कंपनीज के ऑफिसेस हैं,
आप एक बार अपनी रसीद लेके जाइए, अपनी पॉलिसी का ब्यौरा वहाँ पता करिए कि आपने प्रीमियम लिया था, इसका कितना प्रीमियम है, अगले साल आपने भले एजेंट बिल्कुल कितना आया, और जो चीज में डॉक्यूमेंट में लिखी हुई है वो वेरीफाई करा लीजिए एक बार, क्योंकि एजेंट आज है, हो सकता है कल ना हो, किसी और कंपनी में हो। तो आपके लिए दोस्तों ये बहुत ही जागरूक करने वाली बात है कि जब भी आप पॉलिसी बाय करें या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बाय करें तो डायरेक्ट आप पहले पता करें कि कल को अगर वो एजेंट नहीं रहता है, मुझे कहाँ पे जाना है प्रीमियम देने के लिए, कौन मेरा क्लेम सेटल करेगा। और अगर आपका एजेंट है तो आप उससे भी ये बात पूछिए कि आप तो मुझे पॉलिसी दे रहे हैं, बट कल को अगर आप यहाँ पे नहीं आते हैं तो मैं कहाँ जाऊँ। तो देखिए, मेरा जो अगला सवाल होगा वो आपसे इस बारे में बात करना चाहता हूँ मैं, कि लोग ना इंश्योरेंस, जैसे आपने बता दिया कि हेल्थ ले लिया, मेडिकल ले लिया, वो तो इमरजेंसी पे काम आ रहा है। आजकल जो इंश्योरेंस है वो एज अ रिटायरमेंट प्लानिंग भी लोग यूज कर रहे हैं। तो अगर हमारे कोई दर्शक है जो चाहते हैं कि हम इंश्योरेंस का फैक्टर भी हो प्लस हमारे पास रिटायरमेंट के लिए एक सरप्लस इकट्ठा हो पाए, तो क्या मार्केट में कोई ऐसे प्रोडक्ट है आज के डेट? बिल्कुल है। देखिए, इंश्योरेंस प्रोडक्ट या इन्वेस्टमेंट का सेगमेंट हमेशा एज कंसर्न रहता है। आप किस एज में हैं, आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी कितनी है। अगर आप रिस्क ले सकते हैं 18 से 30 साल 35 साल की एज में, तो आप यूनिट पॉलिसीज में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहां 2.5 लाख रुपए तक के प्रीमियम पे आज की डेट में भी आपको टैक्स फ्री इनकम मिल रही है। तो आप 2.5 लाख रुपए से ऊपर मार्केट बेस्ड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी इनकम, आने वाली इनकम पे टैक्स इंप्लीमेंट। तो ये बहुत कम लोगों को ये आज की डेट में जानकारी है कि वो यूनिट पॉलिसी में भी टैक्स फ्री इनकम ले सकते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि मार्केट बेस्ड इन्वेस्टमेंट जिसमें आने वाले गेम पे हमें टैक्स लगेगा। लेकिन एज पर रूलिंग जो बजट आया था लास्ट ईयर, उसमें इंश्योरेंस में 2.5 लाख रुपए तक के प्रीमियम पे उन्होंने टैक्स हटा रखा है कि इसमें हम आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे और पीटीसी का बेनिफिट। दूसरी चीज़, जहाँ पर आपने पेंशन की बात की है, तो पेंशन स्कीम हमेशा हम बात करते हैं 45+50, मतलब 50 साल के ऊपर किसी के पास रिटायरमेंट का 10 साल का टेन्योर है, वो चाहे तो साल के प्रीमियम के अकॉर्डिंग भी अपने पेंशन फंड में इन्वेस्ट कर सकता है। एनपीएस लोगों के पास चॉइस थी, लेकिन 7 लाख के ब्रैकेट के बाद में वो चॉइस भी लोगों की खत्म हो गई। बहुत सारी जगह पे प्राइवेट में तो कहीं पेंशन नहीं। पुराने जो लोग हैं वो कहते हैं हमारे पास पेंशन है, लेकिन आप यही समझिएगा कि हमेशा री इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रहता है। पेंशन अमाउंट है वो टैक्सेबल है, आपको जो रिटायरमेंट फंड मिल रहा है वो आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि अगर आप 15 लाख रुपए कमा रहे हैं तो 10 लाख रुपए आपके पास में टैक्स पेड इनकम आपके अकाउंट में आती है, यानी आप ऑलरेडी 5 लाख रुपए का टैक्स पे करते हैं। देख के आ रहे हैं ऑलरेडी। हाँ बिल्कुल। उसके बाद आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ऐसी जगह पे जहाँ से गेन आ रहा है। उसके बाद कई जगह तो ऐसी है जो आपकी इनकम में क्लब हो रहा है, जैसे बैंक एफडीज हो। बैंक एफडी से आने वाला इंटरेस्ट आपकी टोटल इनकम में क्लब होता है पूरे फाइनेंशियल। बिल्कुल सही बात। वहाँ पे आपको 30% का टैक्स देना। तो कुछ ऐसे सेगमेंट है, मैं ये नहीं कह रहा सारा आप एक जगह रखें, अलग अलग पॉकेट है। आपने जो ये बात बताई ना दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं या कहीं भी देख रहे हैं, तो एक बार थोड़ा सा बैक करके जो इन्होंने लास्ट 1-2 मिनट में बातें बताई उसको आप दोबारा से सुनिएगा, क्योंकि ये कुछ ऐसी बातें हैं कि वो लोग वो चीज़ें जब आप सोचेंगे नहीं तो उस पर ध्यान नहीं देते हैं, और आपकी जो सरप्लस होता है उसका बहुत ही मोटा पोर्शन होता है वो टैक्स में चला जाता है। तो अगर आपने कोई इस तरीके के प्रोडक्ट बाय कर रखे हैं तो आपकी बहुत बड़ी सेविंग हो सकती है। तो रजनी जी, जैसे मैंने आपको बताया था कि लोग आजकल क्या करते हैं, पॉलिसी बाजार जैसे तरीकों का साधन लेते हैं, वहाँ पे जब पॉलिसी बाय करने जाते हैं ना तो वो 1-2 नहीं कह सकते कि 50 पॉलिसीज दिखती हैं अलग अलग कंपनीज। बिल्कुल। तो लोगों के मन में एक डाउट आ जाता है कि शायद ये पॉलिसी अच्छी दे रही हो, यहाँ प्रीमियम अच्छा है, ये डाउट अच्छा हो। बट मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को गाइड करिए कि जो ये तमाम तरीके की कंपनी है तो उनको किस कंपनी के साथ जाना चाहिए अपनी अलग अलग पॉलिसीज में, और इसके क्या कुछ दायरे हैं कि जो उनको चेक करने चाहिए कि कंपनी किस अगर दायरे पे खरी उतरती है तो ये कंपनी हमारे लिए बेस्ट है। देखिए, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं अगर आज आपको देना चाहूँगा तो 2020-21 कोविड महामारी कोई नहीं भूल सकता है। सबने अपने लव वंस को खोया होगा, कहीं ना कहीं रिलेटिव है, कहीं ना कहीं फ्रेंड्स है। कोई ऐसा मेरे हिसाब से छूटा होगा जिसके घर में ये चीज़ या जिसके जानने में ये चीज़ ना हो। उस टाइम पे क्लेम किस कंपनी ने बेहतर किया वो आपको डेटा पूरा गूगल पे मिल जाएगा। जब आप डालेंगे कि बेस्ट कंपनी जिसने क्लेम सेटल किया है, कुछ एक कंपनीज का मैं जानता हूँ, जैसे इसमें टाटा में ने क्लेम दिया है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने बहुत अच्छा क्लेम दिया हुआ है, इवन बिरला ने क्लेम दिया हुआ है। लेकिन अब ये देखना है कि उस ड्यूरेशन में, क्योंकि सब बनता क्लेम कितनी जल्दी सेटल किया है डिजिटल मोड। हमारा पर्पस क्या है, हम बीमा ले रहे हैं अपने परिवार के लिए। अब अर्निंग मेंबर नहीं है तो उसको पैसा कैसे मिलेगा। यहाँ मैं बात करूँगा, आपने LIC का नाम लिया था, मैं एग्जाम्पल कोट करना चाह रहा हूँ। LIC में ड्यूरिंग, क्योंकि ब्रांचेस ऑफिस सारे बनता है डिजिटल मोड पे, उनका कोई क्लेम सेटल नहीं, तो वहाँ पे लोगों ने फेथ जरूर उस पर, लेकिन सर्विस के मामले में वो बैकएंड पे आज भी पॉलिसीज मैच्योर होती है तो किसी एजेंट के तो आपको जाना पड़ता है या आपको ऑफिस जाना पड़ता है? जाना पड़ता है। ऑफिस भी आप अगर जाएंगे तो वहाँ पे आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी या सरेंडर या कोई सर्विस आपको ऐसी देनी है जो पॉलिसी रनिंग में है नहीं ले पाएंगे, आपको वहाँ वाले ब्रांच जहाँ पड़ेगा जहाँ से आपने पॉलिसी ली हुई। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, बहुत लंबा है इन्वेस्टमेंट इनका, लेकिन सर्विस के मामले में आज भी बहुत पीछे हैं। इसीलिए प्राइवेट कंपनीज और प्राइवेट प्लेयर्स आए, क्योंकि सर्विस बहुत बेहतर। लोग कहते हैं प्राइवेट कंपनी, मैं सिर्फ उनसे एक सवाल पूछता हूँ, सर आप अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाते हैं? प्राइवेट स्कूल में। प्राइवेट स्कूल में। आप मोबाइल नंबर कौन सा यूज करते हैं? BSNL होगा, लेकिन उसके अलावा एक और उसके अलावा बिल्कुल BSNL बहुत जगह लगता नहीं। वैसे ही मैं बात करूंगा
कि सरकारी रोडवेज से आपने कितनी बार सफर किया है, ट्रेन से आपने कितनी बार, जिनके पास 4 व्हीलर है वो जनरली अपनी गाड़ी से जाना सफर, क्यों? सर्विस फैसिलिटी जहां मर्जी होती वहां रुक जाते हैं। सारा खेल आपकी सर्विस पे डिपेंड करता है। तो जो कंपनी सर्विस दे रही है रेगुलेटरी बाउंड है, आपका पैसा बिल्कुल सेफ है। और अगर मैं बात करूं पैसा आज की डेट में सेफ, तो इंश्योरेंस से ज्यादा पैसा कहीं सेफ नहीं है। आप चाहे शेयर मार्केट ले लीजिए, चाहे म्यूचुअल फंड ले लीजिए, चाहे बैंक एफडी ले लीजिए, क्योंकि आरबीआई भी कहता है कि आपके एक पैन पे 5 लाख रुपए की खाली सेफ्टी गारंटी है, भले आपने एफडी 50 लाख की चाहे जितनी कर रखी हो जी। लेकिन इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है जहां सॉल्वेंसी मार्जिन आता है। आप 1 लाख रुपए का प्रीमियम अगर पे करते हैं तो उसका रिस्क कवर होता है 10 लाख रुपए, यानी अगले साल या उसके अगले साल भगवान न करे कोई ऐसी घटना होती है, वो कंपनी की देनदारी होती है 10 लाख रुपए की, जो डेथ बेनिफिट होता है उसका 150% एज पर IRDA एक कंपनी को अपना एसेट की वर्थ दिखानी पड़ती है। यानी 15 लाख रुपए आपके 1 लाख रुपए पे उस कंपनी को जो अपनी वर्थ साबित करनी पड़ती है, तो वो दूसरा 1 लाख रुपए का प्रीमियम मार्केट से उठा सकते हैं। दूसरा, प्रीवियसली आपने एक सवाल पूछा था कि कौन से फाइनेंशियल एडवाइजर जो गाइड करे, तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा, फाइनेंशियल एडवाइजर हमेशा उनको आप जज करिए, वो भी कस्टमर जज करते हैं। आप कितनी बैंक कैपेसिटी आपकी कितना दे सकते हैं, किस लिए ले रहे हैं, वो भी आपकी नीड को देते। आप उस फाइनेंशियल एडवाइजर की नॉलेज को चेक करिए कि उसको सिर्फ इंश्योरेंस की नॉलेज है या वो कंपेरिजन कर सकता है, म्यूचुअल फंड का कंपेरिजन कर सकता है, इक्विटीज का कर सकता है, प्रॉपर्टीज का कर सकता है। वो बेस्ट पर्सन है आपके लिए इन्वेस्टमेंट सजेशंस। तो दोस्तों, मैं ये एपिसोड शूट करने से पहले बहुत सारे लोगों से मिला और मैं इसीलिए इनको आपके बीच में लेके आया था, क्योंकि मैंने इनको गाइड किया, मैंने इनको देखा तो पता किया कि इनको हर फील्ड की पहली बात तो नॉलेज है। तो एक ऐसा पर्सन अगर आपके पीछे बैठेगा जो आपको कंपैरिजन करके बता सकता है, और प्लस जिसके पास इंडस्ट्री का 10+ ईयर्स का अगर एक्सपीरियंस होगा, तो आपको एक बहुत बढ़िया रेसिपी तैयार करके मिलेगी। तो रजनीश जी, मैं आपसे अब थोड़ा सा पर्सनल सवाल एक पूछना चाहता हूँ कि अगर आपकी इस पूरे 10-12 साल की जर्नी में आपको ना कहीं कहीं ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस मिले होंगे जहाँ पे किसी ने पॉलिसी तो ली होगी, या हो सकता है आपने उनको फोर्स करा हो, या आपने उनको गाइड किया हो और उन्होंने बाय कर लिया हो, बट उस पॉलिसी लेने के बाद में कुछ ऐसी इमरजेंसी घट गई हो जहाँ पर उनको वो पैसा मिला हो जिसके लिए उन्होंने पॉलिसी ली थी, और आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला हो कि हाँ, आज मैंने कुछ बहुत अच्छा काम किया। मैं अपनी इनिशियल फेज का एक एग्जांपल आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। ऑल्दो वो बहुत मेरे लिए यादगार पल नहीं है, क्योंकि बहुत क्लोज थे वो। मैं उनको भैया भैया कहता था, उनके घर जानता था। रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस में 2007 में मैं गया था, तो वहाँ पे टाइम नहीं गया था क्योंकि मैं ग्रेजुएशन करके निकला था उस समय पे। मैंने सोचा कि ठीक है, 3 महीने की मुझे तो UPSC की तैयारी करनी, भैया एक पॉलिसी लेनी है, 3 महीने के लिए मेरी नौकरी सेफ रहेगी। तो फोर्सफुली मैंने उनसे 23,000 रुपये का प्रीमियम लिया, तो 1.25 करोड़ रुपये का मैंने उनको टर्म इंश्योरेंस बेचा। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लेते, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करूँगा। तो वहाँ पे क्या है कि ठीक 3 महीने के ड्यूरेशन में वो दूर पे जा रहे थे, अपना बाई रोड जा रहे थे, तो एक एक्सीडेंट में ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। तो वो मेरे लिए बहुत पेनफुल था, क्योंकि आई केम टू नो आफ्टर 2-3 डेज बैक। मुझे 2-3 दिन बाद ये पता चला था। तो जब मैं उनके घर गया था, मतलब भाभी से मिलने के लिए, तो मेरे को, क्योंकि इनके छोटे बच्चे तो बहुत सारी चीज़ें, कुछ ऐसी सेविंग्स नहीं कर रखी थी उन्होंने, तो मैंने ज़बरदस्ती उनको एक इंश्योरेंस दिया। वहाँ मैं गया था, मैं सिर्फ ये देख रहा था कि उनके पास नोटिस आता 3 महीने में आया था कि आपका लोन चल रहा है। गाड़ी वाले जिस सब इमीडिएट में गया था, गाड़ी की EMI बाउंस थी, तो उसके लिए वो आए थे। तो इस तरह की चीज़ें थी, तो वो मेरे लिए बहुत पेनफुल था। मैंने उनसे बस ये बोला था, बाकी आप परेशान ना होइए। एक पॉलिसी मैंने भैया की ज़बरदस्ती कराई थी, और ऑल्दो आपकी नॉलेज में भी है, जिसके लिए आपने बोला था कि वो कह रहा है तो एक करा लो, छोटा ही तो है भाई, और वो जैसा। तो उसके बाद रिलायंस में ये होता था कि 2007 के टाइम में अगर एम्प्लॉय है वहाँ पे, तो DD बन के आता था, अकाउंट में पैसा नहीं जाता था, वो बहुत इनिशियल फेज। तो वहाँ पे DD प्रिंट हुआ। DD प्रिंट होने के बाद में विद इन 7 to 10 वर्किंग डेज में अपने ब्रांच के साथ में गया, वहाँ पे उनको हैंड ओवर किया DD 1.25 करोड़ रुपए का, उसकी फोटोकॉपी लाके ऑपरेशन में जमा की। बस ये कह लीजिए कि वो लिटरली पैर छूने वाली इमेज थी कि वो सिर्फ मेरे पैर नहीं छू, उन्होंने बाकी उन्होंने सब बोला कि भैया आप ऐसे हो, जिन्होंने मुझे लाके कुछ दिया जो मेरी ज़रूरत की चीज़। तो ये मेरे लिए लाइव एग्जाम्पल है, जिसके बाद मैंने इस इंडस्ट्री को एज अ प्रोफेशन लिया, क्योंकि वहाँ हम कस्टमर के पैसे पे ही उनको चीज़ें देते हैं, लेकिन हमारा कुछ नहीं। बिल्कुल सही बात। आपने देखिए ऐसी स्टोरी बताई है कि ये स्टोरी बहुत लोगों को टच कर जाएगी। और देखिए, अगर आपको ये खाली स्टोरी लग रही है, तो आप ये सोच के बैठिए कि अगर आपके कोई करीबी के साथ या आपके कोई जानने वाले रिश्तेदारों के साथ ऐसा होता है, तो वहाँ पे जो ये प्रोडक्ट है वो कितना हेल्पफुल होता है। तो आप लोग देखिए, अभी हम लोग किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, मैं आपको इसलिए गाइड ये कर रहा हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और आप लोग सब लोग उसको भूल जाते हैं। या हो सकता है कि कितनी बिजी लाइफ में इस पर ध्यान ना दे पाए, तो बिना किसी कंपनी को प्रमोट करे हुए आपको जो बढ़िया कंपनी लगती है, मैंने आपको फिर से बताया कि नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, तो आप चाहें तो एज अ फ्री एडवाइस आप बात कर सकते हैं, कंसल्टेंसी ले सकते हैं कि आपके फाइनेंशियल प्लान्स क्या है, प्लस आपके लिए बेस्ट इंश्योरेंस क्या है।
तो जरूर उस नंबर पर बात करके देखिएगा और अपने लिए बेस्ट इंश्योरेंस प्लान चुनिएगा। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करेंगे ना इमरजेंसी फंड की। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इमरजेंसी फंड होना चाहिए, इमरजेंसी फंड होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए। तो आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर कोई नया लड़का है, यंग लड़का 24-25 साल का, उसकी नौकरी लगती है, तो उसके लिए इमरजेंसी फंड की डेफिनेशन क्या होगी? और एक 40 साल का पर्सन है जिसके पास अगर 1-2 बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो उनके लिए इमरजेंसी फंड की डेफिनेशन क्या है? और अगर कोई भी आम पर्सन अपने लिए इमरजेंसी फंड बनाना चाह रहा है तो इसमें कितना पैसा होना चाहिए और कितने लाइफ तक जो है फंड सस्टेन करे? देखिए, इमरजेंसी फंड की अगर मैं बात करूँ तो हर बंदा कमाता है, अकाउंट में पैसा रखा। बहुत सारे ऐसे मेरे जानने में का पैकेज अच्छा और अकाउंट्स में पैसे पड़े, तो अकाउंट में एक लिमिट होती है पैसा रखने की, क्योंकि वहाँ पे भी आप दाना गेन आ रहा है, भले 3% 4% का जो भी है, या आप 20 प्रेफर कर रहे हैं, 20 बहुत सारी एवरेज करा रखे हैं, वो सारे इमरजेंसी फंड है। आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इमरजेंसी फंड के तौर पे, अपने एसआईपीज खोली वहाँ पे। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि कम से कम 20 से 25% पैसा आपका इंश्योरेंस प्रीमियम में जाए, जो आपको एक इमरजेंसी फंड तो देता आपके रहते हैं, लेकिन वो इमरजेंसी फंड वो तैयार करता है सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस इंडस्ट्री, जो आपके ना रहने पे आपके परिवार के काम आता है। तो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। अगर आपका पास 100% पैसा है तो आप 20% पैसा करके हर जगह रखें। 20% इमरजेंसी फंड में रखें, म्यूचुअल फंड्स में रखें। आप अगर यंग एज में रिस्क ले सकते हैं, आप शेयर मार्केट में पैसा डालिए, आप इंश्योरेंस पॉलिसीज में, यूलिप पॉलिसी में इन्वेस्ट। रिस्क कवर बहुत ज़रूरी है लाइफ में किसी भी चीज़ के लिए। जो आपकी बेसिक नीड के लिए आपके पास पैसा है, इमरजेंसी नीड या कोई डेंट के बाद में उस पैसे को सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट कर सकती है, बाकी कोई नहीं कर सकता है। तो दोस्तों इस पॉडकास्ट सेशन को एंड करने से पहले ना मेरी रजनीश जी से की गुजारिश है कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि ये इंश्योरेंस भी देखते हैं, म्यूचुअल फंड भी देखते हैं, प्लस इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी देखते हैं लोगों के। तो अभी तक जो आपने बताया हमको इंश्योरेंस के बारे में तो सारा डिटेल बता दिया। हमारे बहुत सारे ऐसे यंग एज दर्शक होंगे जो कि ना म्यूचुअल फंड की तरफ भी ज्यादा इंस्पायर होते हैं। बिल्कुल। तो मैं चाहूंगा ना कि आप एक छोटी सी कैलकुलेशन के साथ में उनको ये समझाइए कि अगर उनके पास सारी चीजें आज की डेट में ओपन है और वो उनके पास रिस्क कवर कितना है, उनके पास रिस्क एपेटाइट कितनी है, तो उसके अलावा अगर उनके पास सपोज आज की डेट में 50 लाख रुपए उनको इन्वेस्ट करना है, तो उनको 50 लाख रुपए किन किन चीजों पे इन्वेस्ट करना चाहिए? मतलब कितना पैसा वो एफडी में रखे, कितना स्टॉक में, एमएफ में डाले, और कितना पैसा वो म्यूचुअल फंड में। एक 50 लाख के एग्जाम्पल को लेकर आप ये बात सकते हैं। देखिए, मैं सिंपल एक चीज़ ये कहना चाहूँगा। जैसे एफडीज लोग प्रेफर करते हैं, उनके पास 5 लाख रुपए हुआ, उन्होंने 5 लाख रुपए की एक एफडी करा दी। 5 लाख रुपए की एफडी पे भी वही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और 1-1 लाख रुपए की 5 एफडी में भी वही मिलेगा। तो कितने ऐसे लोग हैं, अब अगर मैं ओल्डर में बात करूँ, ओल्डर एज में, तो वो ब्रेक्स में एफडीज करा रहे हैं, या जो यंग एज के लोग वो एक साथ एफडी करा देते हैं, एक साथ पैसा है एक साथ। लेकिन इमरजेंसी फंड की बात हुई, अब मान लीजिए आपको 50,000 रुपए की जरूरत है सडन, और उस एफडी में से पैसा निकालना है, तो आप क्या 50,000 रुपए विड्रॉ कर पाएंगे? नहीं, आपको पूरी एफडी ब्रेक कराएंगे। तो वैसे ही आप अगर सेविंग लिक्विड फंड में या लिक्विड एसेट में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा कि सडन हमें कितने अमाउंट की जरूरत पड़ सकती है। तो आइडियल रेशियो कितना होता है अलग अलग कैटेगरी में? देखिए, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, 20% आप लिक्विड एसेट रख सकते हैं, क्योंकि सेविंग करने के बाद भी लोग अपने सेविंग अकाउंट में पैसा छोड़ते हैं, वो लिक्विड ही है। एमएफ में आप 20 से 25% का जितना आप रिस्क ले सकते हैं कि अगर आपको मार्केट में डाउन ट्रेंड आता है, उतना पैसा आप डाल सकते हैं, उतना पैसा आप डाल सके, वो आपके सेविंग अकाउंट में होना चाहिए। इंश्योरेंस में प्रोपोर्शनेट, अगर आपका पैकेज मान लीजिए सपोज 10 लाख रुपए का है और आपकी एज है 20 साल या 25 साल, तो आपको 25 गुना आपकी एनुअल इनकम का रिस्क कवर मिल सकता है जब आप पैसे डालेंगे। यानी ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ रुपए की एलिजिबिलिटी है आपकी। तो 2.5 करोड़ रुपए 25 साल में अगर आप 2.5 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कवर ले रहे हैं, तो बढ़ने वाले टाइम में आपकी इनकम बढ़ेगी। आज आप एडिक्वेट लाइफ इंश्योरेंस लेकर के अपना उस टेंशन से, मतलब कहते हैं ना कि टेंशन फ्री हो गए हैं, कल को परिवार का खर्चा कैसे, क्योंकि माँ बाप बहुत मेहनत से बच्चों को पढ़ाते हैं, एक अच्छे पैकेज पे आते हैं, तो ये एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि बच्चा हमारे लिए करे, अभी नहीं सोचते हैं। लेकिन जो अर्निंग पार्ट आता है उससे ये होता है कि बच्चा अपने खर्चे अपने निकाल सकता है, और हमारे पास कुछ जरूरत होती है तो बच्चे मदद करते हैं आज के डेट। बिल्कुल मदद करते हैं। तो दोस्तों बहुत सारी इंपॉर्टेंट इनसाइट्स इन्होंने मुझे बताई है, आप लोगों को बताई, जो कि इंश्योरेंस से रिलेट करती थी म्यूचुअल फंड से। और लास्ट में इन्होंने एक इलैबोरेशन के थ्रू आपको ये भी बताया कि अगर आपके पास में कुछ पैसा पड़ा हुआ है तो आप उसको अलग अलग मोड और मीडियम से किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे आपको मिले बहुत ही बेस्ट रिटर्न। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ये इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट यहाँ पे एंड होता है। मैं आशा करता हूँ कि जितनी भी बातें इन्होंने आपको बताई हैं वो सारी आपको डिटेल में समझ में आ गई होंगी। फिर भी मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप नीचे बताए हुए इस नंबर पे मुझसे इनसे कॉन्टैक्ट करके अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग का एक ही उद्देश्य है कि आज की डेट में जहाँ पैसा हर कोई कमा रहा है, बट उस पैसे का सही से उपयोग कैसे करना है और अपनी फाइनेंशियल इमरजेंसीज और मेडिकल इमरजेंसीज के लिए कैसे एक सरप्लस बजट बना के रखना है। हमारा यही गाइड है कि हमारा ये उद्देश्य है कि हम आपको गाइड कर सके इस विषय में कुछ और बेहतर। तो मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।